दोस्तों, बीच सड़क पर पॉडकास्ट कर रहा हूं मैं। और इसका सबसे बड़ा मुख्य रीजन ये है कि नगर सेवक का चुनाव चल रहा है। और नगर सेवक सड़क से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, चाहे वो वाटर हो, गटर हो, मीटर हो, उसके बारे में ही काम करता है। मेरे साथ मौजूद है हितेश सिंह जी, एक जाने माने सोशल वर्कर है ये मीरा भाईंदर के। सर, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये, मैं आपकी ये सोशल वर्क की सामाजिक सेवा कार्य करते हैं आप, जो लोगों की सेवा करते हैं सालों से, उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं कि ये आपकी ये जर्नी कब से शुरू हुई। सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम एडवोकेट हितेश सिंह है और मेरी ये जर्नी शुरुआत हुई थी 2010 से। जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था। और जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था 2010 से, वो टाइम पे मैंने युवा सेना ज्वाइन किया था, माननीय माजी खासदार राहुल शेवाली जी के अंडर में। और उनके साथ में काम करते हुए वो नगर सेवक थे, फिर खासदार हुए, और फिर वो जर्नी चालू ही रही हमारी चेंबूर में। चेंबूर में ही मेरा पहले घर था, अभी भी है, रो हाउस है हमारा वहाँ पे। तो वो बहुत ही एक सी साइड एरिया है, ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो भी मुंबई है। तो मुंबई से काफ़ी लगाव हुआ मुझे। और यहाँ पे रहते हुए, पढ़ते हुए आगे भी बहुत सारे सोशल वर्क हमने किया वहाँ पे भी। और शेवाली जी का बहुत सपोर्ट था। राहुल शेवाली जी हमारे राजकीय मेरे गुरु भी है, क्योंकि मुझे राजनीति में लाने वाले वही थे। ओके, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको ये सोशल वर्क करने की प्रेरणा ऑफ कोर्स खासदार राहुल शेवाली जी से मिली। जी, यस यस, माजी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपका कि मीरा भाईंदर क्षेत्र में आप जरूर कई साल से सोशल वर्क के कार्य कर रहे हो, तो यहाँ से आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ? देखिए, मीरा भाईंदर में मैं 8 साल पहले आया था। और जब मैं आया था तो वही टाइम पे कोविड पीरियड चालू हो गया था। कोविड पीरियड से पहले भी सोशल वर्क हमारे मीरा भाईंदर में मैं किया करता था, बट वो टाइम पे मेरा यहाँ पे शिवसेना से उतना जुड़ाव नहीं था। जुड़ाव मेरा 7 साल पहले हुआ से माननीय श्री परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी, उनके माध्यम से मेरा ये लगा हुआ। और प्रताप सरनाईक जी के मार्गदर्शन में मैंने यहाँ पे शिवसेना ज्वाइन किया। और युवा सेना विधानसभा सचिव मुझे अपॉइंट किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी निर्भय फाउंडेशन, जो मैंने 2019 में स्थापित किया था मुंबई में, वो उसका कार्य ऑल ओवर इंडिया, और ज़्यादातर मीरा भाईंदर में मेरे थ्रू मैंने बहुत सारे काम किए। सर, आप सबको चाय पे बुलाते हैं, तो आज हम कॉफी पे चर्चा कर रहे हैं, वो भी देर रात बीच सड़क पर। नगर सेवक का चुनाव आने वाला है, इसलिए मेरा अभी चुनाव की बात चल रही है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, काफी साल से आप सोशल वर्क कर रहे हो, लोगों के काम भी आते हो। सड़क का मैंने आपको मसला सॉल्व करते हुए देखा हो कि इनफैक्ट जहां पर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सड़क का भी काम आपने ही शुरुआत की करवाई थी, जितनी मुझे जानकारी है। एमबीएमसी का चुनाव, नगर सेवक का चुनाव मीरा भाईंदर से ये लड़ने का आपको सोच क्यों आई? ऐसा क्यों लगा कि यार मुझे नगर सेवक का चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हर एक सोशल वर्कर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लोगों के लिए कोई काम करे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया है, एमबीए कंप्लीट किया इन मार्केटिंग, एंड उसके बाद मैंने एलएलबी किया है। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है एलएलएम, एंड आई एम कंप्लीटिंग माय एलएलएम फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। तो एजुकेशन के साथ साथ मुझे सोशल वर्क की चाह जो बचपन से ही लगी थी, और उसी को आगे लेते हुए मैंने राजनीति में भी अपना पैर रखा। और सबसे पहली बात तो माजी खासदार राहुल शेवाले जैसे गुरु बिल्कुल जिनको मिलते हैं, वो लोगों की सेवा करने में उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक चाह आ जाती है। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो अभी गटर का ये जो काम चालू हुआ है रितु पैराडाइज से पूनम गार्डन का, ये काम चालू करवाने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हमने, बहुत पत्र व्यवहार किया एमबीएमसी के साथ, तब जाके ये काम स्टार्ट हुआ है। और ऐसे 2-3 और काम है जो एमबीएमसी में फंड ना रहने के कारण वो काम शुरू नहीं हो पा रहा है। और अब तो इलेक्शन लग चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि वो काम अब इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। अभी हम समस्या की बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से मीरा भाईंदर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको क्या लगता है कि यार ये समस्या जो है मीरा भाईंदर शहर की सबसे बड़ी समस्या है? देखिए, जब से मैंने यहाँ के राजनीति में मैं सक्रिय हुआ हूँ, तब से मैंने ये देखा है कि मीरा भाईंदर के अंदर सबसे बड़ी समस्या वो है पानी का। ओके। क्योंकि ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या 10-15 साल से है कि मीरा भाईंदर के लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। और पिछले हर साल जो समर जो गर्मी की सीज़न आती है, वो टाइम पे लोगों के बिल्डिंगों में 3-3 दिन, 4-4 दिन पानी का शॉर्टेज हो जाता है।
बट तो भी हम सरनाईक जी के प्रयत्न से, महानगर पालिका के प्रयत्न से कोशिश करते हैं कि पानी का शॉर्टेज है जो कम कर सके। और हमारे परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी ने तो सूर्य प्रकल्प वो उन्होंने वादा किया है कि ये साल के अंदर हमारा वो पास हो जाएगा और पानी का जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। सर इसमें और तो इसके ऊपर ये एक सेकंड में सर यहाँ रोकूंगा। हाँ हाँ सर ये सूर्य डैम की बात कितने सालों से लोगों को वादा किया जा रहा है, 24 घंटा पानी आएगा आएगा आएगा। सर 17, 19, 24, 25, अभी तो 26 आने वाला है, आएगा कि नहीं? सूर्य प्रकल्प का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और सर प्रताप सरनाईक जी खुद उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उस चीज़ को जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट काम हो चुका है और बहुत ही जल्द मीरा भाईंदर के लोगों को वो पानी का सौगात मिलेगा जो सरनाईक साहब ने वादा किया है। देखिए वादा तो नरेंद्र मेहता जी ने भी किया था, तो आप सिर्फ एक 146 के विधायक का नाम ले रहे हो, 45 के विधायक को क्यों भूल रहे हो? कैसा है कि हमारा जो प्रभाग है, प्रभाग 18, वो 146 विधानसभा में आता है। ऐसा नहीं है कि पूरे मीरा भाईंदर के लोग ही हमारे हैं, पूरी जनता ही हमारी है। मीरा भाईंदर का हर एक व्यक्ति, हर एक महिला वो हमारे पिता समान, भाई समान, माता समान और बहन समान है। तो ये जो प्रकल्प है वो खाली प्रभाग 18 या 146 के क्षेत्र में पानी नहीं छोड़ा जाएगा, ये पूरे मीरा भाईंदर के लिए होगा। तो ये पूरे मीरा भाईंदर को इसका लाभ मिलेगा। आप इतने सालों से जनता के बीच में हो, चाहे कभी सोशल वर्क के संबंध में, कभी राजनीतिक के तौर पर, जनता के बीच काम करते हुए सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगती है? देखिए, जनता के बीच जब भी हम काम करने जाते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि लोगों के मन में यह रहता है कि आज आप इलेक्शन आया है इसलिए आप हमारे यहाँ काम करने आ रहे हो, या आप हमेशा यहाँ पे काम करते हो। क्योंकि मेरा जो काम है वो हम लोगों तक ज़्यादा नहीं प्रचार कर पाते, क्योंकि हम अपना काम करके निकल जाते हैं। हमारा काम इतना प्रचार करने वाला नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ों का फ़ायदा कोई और उठा रहा है अब। तो इसके लिए अब हमको खुल के आना पड़ रहा है कि ये काम वो हमारे माध्यम से हुआ है, हमने लेटर पत्र व्यवहार किया है, तब जाके आज जो काम हो रहा है। नहीं तो यहाँ पे लोग बैठे हैं जो आपके किए हुए कामों पे भी अपने फोटो और अपने लेटर लगा के उसको लेने की कोशिश करते हैं, श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। आपने बताया कि एक लंबे समय से आप जनता के बीच में, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहोगे कि कभी आपको समझो कि आपको एकदम डिमोटिवेट फील हो रहा है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो उसके बारे में सोचते हो और अभी तुरंत मोटिवेशन आ जाता है, तुरंत आपको प्रेरणा आ जाती है कि मुझे हारना नहीं? जी, ये प्रेरणा तो हमको बाला साहब जी के जो भाषण है उसको सुनने से आ जाती है। कहीं भी जब भी हमको लगता है कि अगर हमको एक डिमोटिवेशन फील हो रहा है तो हम बाला साहब के गाने और बाला साहब की स्पीच सुनते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने बचपन से सुनी है। जब मैंने 10वीं से जब मैंने स्टार्ट किया था शिवसेना में काम करना, वो समय पे हम खंबे पे चढ़ के, झाड़ पे चढ़ के हम झंडे भी बांधे हैं, हमने बैनर भी लगाए हैं, हमने ग्राउंड लेवल का सारा काम करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे जो वरिष्ठ थे उन्होंने हमको बहुत समझाया, सिखाया, तब आज हम जाके महानगर पालिका के हर एक काम को सक्षम तरीके से कर पा रहे हैं। एक चीज और जो पूछना चाहूंगा मैं, आज हम आपके साथ पॉडकास्ट था मेरा, काफी वक्त से हमारी बात चल रही थी, आज के दिन आपने ये स्पेशल लुक क्यों लिया एकनाथ शिंदे जी जैसा? ये हमारे जो मुख्य नेता हैं श्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री, उनका तो हर कोई फैन है। महाराष्ट्र का हर एक बच्चा, हर एक भाऊ, हर एक बहन, हर एक ताई उनकी फैन है। तो हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है शिवसेना के, पर हाँ, हम एक कट्टर शिवसैनिक बन के रहेंगे एकनाथ शिंदे जी के साथ और शिवसेना को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एमबीएमसी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हो, आप एमबीएमसी चुनाव के दौरान कुछ चुनावी मैदान में नजर आओगे, आप चुन के आते हो, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? किस विषय पर आप सबसे पहले काम करोगे, या फिर जो समस्या है जिसको आप सबसे पहले सॉल्व करना चाहोगे? एमबीएमसी चुनाव लड़ना ये लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि हमारा जो काम था पिछले 3-4 सालों से, जो भी मैंने किया है प्रभाग 18 के अंदर, वो लोगों ने सहारा है और लोगों ने मुझे बोला है कि आपको हम आगे देखना चाहते हैं हमारे एमबीएमसी इलेक्शन के, कॉरपोरेशन इलेक्शन में। क्योंकि आज की तारीख में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारे नगर सेवक है, करंट स्टैंडिंग नगर सेवक है, वो लोग प्रभाग पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। छोटे छोटे काम जो एक नगर सेवक को करवाना चाहिए वो हमको आके करवाना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रभाग 18 के कोई भी नगर सेवक एक्टिव नहीं है और हमको रास्ते पे आके काम करना पड़ रहा है। और शिव सैनिक हमेशा रास्ते पे आके काम किए हैं, करेंगे और आगे भी करेंगे। आप एक युवा हो, हाल ही में जो महाराष्ट्र काउंसिल के इलेक्शंस हुए उसमें भी हमने कई युवा नगर अध्यक्ष देखे। युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है कि आप चुन के आते हो तो प्रभाग क्रमांक 18 के युवाओं के लिए आप ऐसा क्या करोगे जिससे उनको बेनिफिट मिले? जैसे कि आपने अभी सवाल मुझे थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपने एकनाथ शिंदे जी का लुक क्यों लिया है,
तो हमारे जो मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब है, उनका युवाओं के ऊपर बहुत ही खास ध्यान होता है। तो युवा होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम पक्ष को आगे लेके जाके और काम कर सके। देखिए, जब पॉलिटिशियन की बात आती है तो एक ये भी चीज आती है, करप्शन, भ्रष्टाचार, इसकी भी बातें होने लगती है। हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन के पास कुछ ही सालों में संपत्ति उसकी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बढ़ जाती है। इस पर लगाम लगाने के लिए आप क्या करोगे अगर आप चुन के आते हो तो? देखिए कैसा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन में सबसे पहले आप कैंडिडेट का प्रोफाइल देखिए, उसके बाद आप पार्टी देखिए, उसके बाद आप बड़े नेता का चेहरा देखिए। क्योंकि महानगर कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है, मीरा भाईंदर महानगर कॉरपोरेशन का, उसमें हमारे जो कैंडिडेट होते हैं वो एक एजुकेटेड होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, ताकि लोगों के समस्या को वो प्रॉपर हैंडल कर सके। महानगर पालिका में अगर कोई पत्र व्यवहार करना हो तो एक पत्र लिखने आना चाहिए उनको, ताकि वो अपनी चीज़ और अपने प्रभाग की और जनता की समस्या है, कमिश्नर साहब, उपायुक्त साहब, इंजीनियर साहब या कोई भी पानी के डिपार्टमेंट में, कोई भी रास्ते के डिपार्टमेंट में, वो लेटर प्रॉपरली उनको बता पाए और उस चीज़ों को आगे कंप्लीट कर पाए। मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि मैंने बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को देखा है कि जिनको अगर बोला जाता है कि सर आप एक लेटर ड्राफ्ट करके आप ज़रा सबमिट करिए हमारे थ्रू, तो उनको एक एडवोकेट के या कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से एक जनप्रतिनिधि को एजुकेशनली फिट होना चाहिए, तभी वो एमबीएमसी इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहिए। देखिए, नगर सेवक का काम हम बात करें तो जनता के बीच में ही रहना होगा, उनकी शिकायतें सुनना होगा, उसका समाधान करना होगा। उसको लेकर आपने कुछ सिस्टम सोचा है कि मैं चुन के आऊंगा तो जनता की समस्या है, इस तरीके से उसका समाधान करूंगा? कैसे है कि अभी फिलहाल आपको शायद पता नहीं होगा, हम पिछले 3 से 4 साल से कंटिन्यूअस अलग अलग बिल्डिंगों में संडे संडे हम कैंप लगाते हैं। वो कैंप का मोटिव होता है कि हमको जो बिल्डिंग के हमारे वोटर्स है, जो हमारे प्रभाग 18 की जनता है, उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, ज्योतिराव महात्मा फुले कार्ड, अदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो उस चीज़ का हम कैंप लगाते हैं। और जब हम वो कैंप लगाते हैं तो हम जनता के साथ जुड़ते हैं वो टाइम पे, और वो टाइम पे जनता का जो भी समस्या होता है या बिल्डिंग का जो भी समस्या होता है, उस चीज़ों को हम नोट डाउन करते हैं और हम उस चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करके महानगर पालिका के थ्रू वो काम करवा के लेते हैं। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पर है। एक नेता के लिए सोशल मीडिया जरूरी है कि नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए आज के दौर पे, जैसा कि आपने बोला कि हम खुद ही युवा है, हाँ। तो एक युवा हो या एक सीनियर लीडर हो, हर लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले अगर हम कोई काम करते थे, हम कोई लोगों की सहायता करते थे, तो हम उस चीज़ को बता नहीं पाते थे, क्योंकि वो चीज़ पे वो टाइम पे कैमरा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। बट आज के टाइम पे हम सोशल मीडिया का वापर करके लोगों तक अच्छी चीज़ों का मैसेज पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम जो बिल्डिंग में कैंप लगाते हैं, उसका हम प्रचार पहले ही सोशल मीडिया पे करते हैं, ताकि वहाँ के परिसर के लोगों को उस चीज़ के बारे में पता रहे और वो डॉक्यूमेंटेशन के कैंप का लाभ उठा सके। नेता की हम बात करें तो आपके हिसाब से एक नेता में सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए कि ये क्वालिटी तो होना ही चाहिए अगर वो नेता है तो? देखिए हमारे हिसाब से नेता के अंदर जो क्वालिटी है वो काम करने की होनी चाहिए, जनता का सेवा करना होना चाहिए, और जनता की समस्याओं को सॉल्व करने का एक विजन और एक प्लानिंग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो एक परफेक्ट नेता है। ऐसा कोई नेता है? ऑफ कोर्स एकनाथ शिंदे जी को छोड़ के, और शिवसेना पार्टी से भी नहीं, ऑपोजिशन पार्टी से, वेदर इट इज बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी ऐसी पार्टी से शिवसेना को छोड़ के ऐसा कोई नेता है जिसमें आपको ये सब गुण नजर आते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी, ये ऐसे विजनरी नेता है जिन्होंने यूपी और प्रधानमंत्री जी ने देश को अलग ही तरीके से बदल दिया है। और आज के युवाओं को जो पहले एक संधि नहीं मिलती थी राजनीति में, ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने वो संधि दी और बहुत सारे चेंजेस लेके आया देश में भी और स्टेट में भी। आपने मोदी जी का नाम लिया, योगी जी का नाम लिया, इन पर आलोचनाएं बहुत होती है, आप पर भी होती होगी, तो आलोचनाओं को, क्रिटिसिज्म को आप किस वे में लेते हैं? देखिए एक बहुत ही महान हमारे बिजनेसमैन है श्री रतन टाटा जी, उनके एक सलाहकार थे, उन्होंने बोला था कि जब तक आपकी आलोचना नहीं होती है, जब तक आपका नाम नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ अगर मेरी कहीं पे भी आलोचना होती है तो,
क्योंकि आलोचना उनकी ही होती है जो काम करते हैं लोगों का। वेरी नाइस, बहुत बेहतरीन जवाब दिया आपने। अब मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, हितेश सिंह की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी जनता है, जनता का विश्वास है, जनता का सपोर्ट है और जनता का किया हुआ हम पे विश्वास है। और सबसे बड़ी कमजोरी होगी तो वो हमारी जो जनता है उनका क्रोध, वो मेरे लिए बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी जनता मुझसे कभी भी क्रोधित रहे या मेरे उनके कोई भी काम दिए हुए को मैं ना कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक रहेगा। सर आप युवा है, आज के तौर पे मैंने देखा हूँ युवा पेशेंस नहीं रखते, ठीक है सर। चुनाव पॉलिटिक्स भी एक ऐसी चीज है कि जो पेशेंस रखा है वो आगे बढ़ा है, तो जिनमें पेशेंस नहीं है उनको हितेश सिंह का क्या संदेश रहेगा? युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश होगा कि अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो आपको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक समझ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के बाद कुछ लोग होते हैं जो उनको ज़्यादा बढ़ावा देके और उनको एक गलत रास्ते पे लेके चले जाते हैं, और जिसके कारण उनका पढ़ाई लिखाई भी छूट जाता है और वो कोई जॉब भी नहीं कर पाते। तो आप लोगों को एक सही मार्गदर्शक पॉलिटिक्स में मिले तो आप उनके अंडर में ज्वाइन होइए, नहीं तो पॉलिटिक्स में आपको बिना मार्गदर्शन के आपको आना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। सर जब हम शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। आपके हिसाब से देखिए, आजकल की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसपे ये सवाल खड़े होते हैं कि शासन प्रशासन के कार्यों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। उसको कैसे लाया जा सकता है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो? देखिए, प्रशासन का जो काम है वो बहुत ही क्लियर है। अगर आपको प्रशासन से अगर कोई काम करवाना है तो सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन बना के देना होता है, ताकि वो आपके जो प्रॉब्लम है उसको समझ सके। क्योंकि आजकल लोग गवर्नमेंट को क्लेम पटाख से करते हैं, बट ये नहीं समझते कि उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी है उनके सामने। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई चीज़ अगर कोई कंप्लेंट लेके जाते हैं तो प्रॉपरली उसको फॉलो करना पड़ता है। आपने कंप्लेंट डाल दिया और उसके बाद आप गवर्नमेंट को क्लेम करोगे तो वैसे नहीं होता है, वो कंप्लेंट के ऊपर फॉलोअप करना पड़ता है। वो लोगों को नहीं पता है, इसलिए लोग नाराज़ रहते हैं सरकार से, बट ऐसा नहीं है। सर अगर हम बात करें एक इंसान की, तो उसके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीजें रहती है तो वो शिक्षा रहती है, हेल्थ रहती है, वाटर रहती है। वाटर के बारे में तो आपने बताया ही। शिक्षा और हेल्थ को लेकर आपका क्या विजन है प्रभाग क्रमांक 18 के संबंध में, ऐसा जनरल वे में मैं जानना चाहूँ? देखिए, अभी हमने प्रभाग 18 में 2-3 जगहों पे बड़े बड़े मेडिकल कैंप्स लगाए थे जो प्राइवेट थे। मेरा ये बोलना है कि अगर कोई भी जनप्रतिनिधि जो जीत के आता है तो उनको सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारा प्रभाग 18 है वो बहुत बड़ा प्रभाग है और बहुत ही अलग अलग समाज के लोग हमारे प्रभाग में रहते हैं। तो एक मेरा एक सजेशन है महानगर पालिका को कि हमको एक मेडिकल कैंप एटलीस्ट वंस अ संडे एवरी मंथ एक एक बिल्डिंगों में हमको एक मेडिकल कैंप लगाना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ताकि वो मेडिकल कैंप का लाभ उनको मिल सके। और कोई भी अगर उनको तकलीफ़ हो तो वो जो बड़ा है हॉस्पिटल हमारे महानगर पालिका का है उसका लाभ ले सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बीमारियां बहुत देर बाद पता चलती है, जिसके वजह से ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण उनका आगे बहुत बड़ा इशू हो जाता है। सर आप एडवोकेट भी है, मैं ये जानना चाहूंगा, अगर हितेश सिंह एडवोकेट नहीं होते, पॉलिटिशियन नहीं होते, तो क्या होते? देखिए, अगर हम एडवोकेट नहीं होते, पॉलिटिशियन नहीं होते, तो आज एक सामान्य एक वोटर होते जिसका राइट होता है कि एक प्रॉपर कैंडिडेट को चुन के देवे। ये हमारा राइट है एज ए वोटर। तो मैं सभी हमारे प्रभाग 18 की जनता को ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि भले आप कोई भी प्रोफेशन में रहो, पर वोटिंग के दिन जो 15 तारीख को हमारा महानगर पालिका का वोटिंग होने वाला है, कैंडिडेट आप बहुत ही शार्पली चूज़ करिए, क्योंकि ये 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है। और ये मौका अगर आपने गंवा दिया तो आपने एक अच्छे चांस गंवा दिया ताकि आपका एरिया का डेवलपमेंट हो सके। वो 5 साल आपका एरिया 5 साल पीछे चले जाएगा अगर आपने एक गलत वोट डाल दिया एक गलत इंसान को। और सबसे मेन चीज़ है कि इसमें पहले आपको कैंडिडेट को देखना है, ना कि पार्टी को। ये मैं हर पार्टी के लिए बोलूँगा कि पहले कैंडिडेट को देखिए, कैंडिडेट सक्षम अगर हो तो ही उनको वोट करिए, नहीं तो आप वाइजली आप अपना वोट दे सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत सारे हमने क्वेश्चन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े ट्रांसपेरेंसी से बेझिझक हर चीज का जवाब बड़े अच्छे अंदाज में दिया। लास्ट क्वेश्चन मेरा यह रहेगा, प्रभाग क्रमांक 18 की जनता को
मीरा भाईंदर की जनता को, एडवोकेट हितेश सिंह, एक जाने माने सोशल वर्कर जो जनता के बीच में रहे, एक फाइनल मैसेज क्या रहेगा? मीरा भाईंदर के लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आज आपके बिल्डिंगों में, आपके बिल्डिंगों के आसपास बहुत सारे भावी नगर सेवक घूम रहे हैं जिनको प्रभाग 18 के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि प्रभाग 18 है क्या, प्रभाग 18 में क्या क्या आंदोलनें हुई है, प्रभाग 18 में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं, प्रभाग 18 के क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, ये ना जानते हुए वो सिर्फ घूम रहे हैं और लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दे रहे हैं। तो बड़े बड़े मीरा भाईंदर के प्रभाग 18 में लोग खुद सक्षम है, वो लोगों को बड़े बड़े आश्वासन की ज़रूरत नहीं है। वो लोगों को पानी, गटर और रास्ते, जो एक नगर सेवक का काम है, बस उतना करने वाला इंसान चाहिए। और मुझे लगता है कि पिछले 5-6 सालों से जो मैंने गटर का, रास्ते का और नाले का जो भी मैंने काम करवाया है वो बहुत ही संपूर्ण तरीके से करवाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो जनता है वो मुझे कभी जज नहीं करेंगे ये काम के ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुद लाइव देखा हुआ है। तो मेरा बस इतना ही विनती है कि जब भी आप 15 तारीख को वोट करने जाए तो आप कैंडिडेट को देख के वोट करें, ना कि उनके वादों को देखकर, क्योंकि वादे करने वाले नेता तो बहुत आते हैं बट काम करने वाले बहुत कम। तो दोस्तों, ये थे एडवोकेट हितेश सिंह जी, जो कि मीरा भाईंदर के प्रभाग क्रमांक 18 से हमें चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इनसे मैंने कई सवाल किया, भ्रष्टाचार को लेकर, इनके विजन को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, वे फिर वाटर को लेकर। इनसे मैंने इनके कमजोरी भी जाननी चाहिए, इनका राजनीतिक सफर, इनका सोशल वर्क का सफर, सब बारों में, सब चीजों के बारे में मैंने इनसे सवाल पूछा और उन्होंने हर एक जवाब बिना हिचकिचाए दिया। और पूरा मेरे को ऐसा लगा, सर एकदम तुरंत आप कह रहे हैं, एकदम सच्चाई के साथ आप जवाब दे रहे हो, तो दैट वाज अ वेरी कमेंडेबल थिंग फ्रॉम यू। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि पॉडकास्ट तो एक अच्छे खासे स्टूडियो में होते हैं, एसी भरे रूम में होते हैं, हम ये रोड पे कर रहे हैं पॉडकास्ट एडवोकेट हितेश सिंह जी के साथ। तो मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था, सबसे बड़ा रीजन इसे रोड पे करने का यही है क्योंकि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर हो, मुंबई हो, थाने हो, हर जगह पे नगर सेवक के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है। और नगर पालिका का जो मुद्दा रहता है वो रोड से जुड़ा हुआ रहता है। जनता का मुद्दा जो रहता है वो अच्छी सड़कों का मुद्दा रहता है, वाटर का रहता है, हेल्थ का रहता है। तो इसलिए हमने ये पॉडकास्ट रोड पे किया। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश सिंह जी, आपका कीमती वक्त देने का। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कॉफी पे चर्चा करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।